और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बनी हुई कशीदगी और यानी 22 अप्रैल के बाद से अभी तक किस तरह की सूरत हाल है और सरहदात पर क्या चल रहा है और उसके साथ साथ सिफारती सतह पर किस तरह की कशीदगी है और इससे जुड़ी तमाम तर खबरें। और आपने आप ज़रूर सुनी, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पॉपुलेशन सेंसस और इसके साथ साथ यानी तबक़ाती जो कास्ट सेंसस है, इस हवाले से किस तरह की मरकज़ की जानिब से पेशरफ्त हुई है और फिर तेलंगाना हुकूमत का इस हवाले से क्या कहना है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ वक्फ क़ानून के ख़िलाफ़ यानी बरक़ी गुल करते हुए, बत्ती गुल करते हुए जिस तरह का गुज़िश्ता रोज़ एक डेमॉन्स्ट्रेशन हुआ, तो इसने क्या पैगाम दिया है और उस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा है कि मुल्क हमारा ये यानी ऑरेंज इकनॉमी इसकी जो है उभर रही है। ऑरेंज इकनॉमी क्या है, थोड़ा इसका जायज़ा लेंगे। वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट जो 4 रोज़ा समिट है बॉम्बे में, इसके आगाज़, इसके इफ्तिताह के मौके पर प्रधानमंत्री ने बात कही, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज यकुम मे है, मे डे है, यौम मज़दूरा है, इस पर भी सरसरी तौर पर बात करेंगे। वैसे तो अगर हम देखें तो इस पर मुकम्मल तौर पर हमको खामोशी नज़र आ रही है। ओवरऑल मुल्क की सूरत हाल क्या है और इसके साथ साथ बर्बरियत गाज़ा में इज़राइल की जारी है, लेकिन इज़राइल भी इस वक्त आपकी नज़र है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते आए हैं कि जहन्नम के दरवाजे खुल जाएंगे, तो इज़राइल में जहन्नम के दरवाजे खुले हुए हैं। किस वजह से खुल गए हैं, इसका भी हम आज के इस प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब के अलावा कुछ ही वक्त में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार वाहिद नसीम साहब भी जुड़ेंगे। मैं माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। इससे पहले कि हम ओवरऑल यानी सरहदात पर जिस तरह की कशीदगी बनी हुई है और हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह का टकराव है और इसके साथ साथ एक इंसानी यानी ख़तरों पर हल तलब एक मामला भी, एक मसला भी बनाया है, वो है यानी इधर से उधर जाने वालों का, उधर से इधर आने वालों का। हमेशा ये मामला जो है रहा है जब भी दो ममालिक के दरमियान टकराव हुआ है। अटारी बॉर्डर से बहुत ही यानी दिल बर्दाश्ता मनाजिर सामने आ रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टकराव के नतीजे कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे मुतासिर हो रहा है, उस पर जाने से पहले मैं आगाज़ करूँगा यानी आबादियाती सर्वे और कास्ट सेंसस के हवाले से। हमारी सब पॉपुलेशन सेंसस एक है और फिर इसके साथ साथ कास्ट सेंसस है। अब बीजेपी या फिर मरकज़ी सरकार जिस ट्रैक पर आई है, जिस हवाले से रेवंत रेड्डी तेलंगाना के वज़ीर आला ने जो कुछ कहा है, मैं चाहूँगा कि इससे हम आगाज़ करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी जो टॉक है डबल टॉक है। जी बात। एक तरफ आप तो हिंद पाक उसको फिर आपने फिर ये जोड़ दिया, लेकिन ये डबल टॉक में एक मकसद भी है जी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इसलिए कि हम गुज़िश्ता चंद दिन से देख रहे थे पुलवामा के वाक़े के बाद वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए, खून खौल रहा है, घर में घुस के मारेंगे, तो हम चाह रहे थे एक्शन हो जाएगा। फिर क्या हुआ, 2 दिन पहले हमारे सिक्योरिटी चीफ्स जो हमारे फ़ौज के सरबराहान हैं उनको बुलाया और कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी है भैया, तुम कर लो, ये तुम कर लो, तुम तय कर लो, मुकाम तुम तय कर लो, वक्त तुम तय कर लो, कैसा करना है तुम कर लो। बर्खास्त हो गए। फिर उसके बाद मोहन भगवत मिले इनसे आके, बोला भाई ठीक है चलो, जिसके हाथ में कुंजी रहती वो घोड़ा तो सुनेगा उनकी इस बात। फिर उसका खुलासा क्यों नहीं हुआ? खुलासा ये हुआ, उसके बाद सुपर कैबिनेट बैठी तो हम भी बड़े कल परेशान रहे, अरे सुपर कैबिनेट हो गई भाई, जैसा कि नितिन याहू एक जंगी कैबिनेट बन के लगाया जिसमें अपोजिशन को भी ला लिया उसने। यहाँ तो खैर अपोजिशन से बात करने का सवाल छोड़िए, उनकी बात को तो उनको तो देखना भी पसंद नहीं करता है ऐसे हालत। तो हमने कहा, तो उसके बाद देखा तो ये निकला, अरे बोला भाई पहलगाम हो गया तो अब ये कैसा आ गया, ये क्या इशू है? देखिए कितना डाइवर्शन हो रहा है हर चीज़ का जी, यानी पूरी कौम कंफ्यूज। और जब से ये हुआ कल रात से लोगों को ये क्या होता है साहब, ये क्या होता है, ये क्या होता है। देखिए नई नस्ल के लोग तो 2011 के बाद के लोगों को सेंसस भी नहीं मालूम है
और सेंसस हमने 2011 में देखी, 2001 में देखी, 1991 में देखी, 81 में देखी, 70 4-5 हमने देख चुके हैं उसमें कैसे शुमार करते हैं लोगों को, और बड़ा एक्सरसाइज, और ये साल भर चलता रहता इसके लिए। तो ना देखो, इस एक तो ये है कि डाइवर्शन पूरा हो चुका है। अब आप कह रहे हैं, खैर वो आप इशू पे अभी क्योंकि आपने डबल टॉक की है, वो बाद में आऊँगा मैं ये बात करने के बाद जी, कि दोनों में क्या चल रहा है असल में, और हुकूमत की तरजीह अब ये नहीं रही। जैसे कब इससे पहले भी तो कम से कम बालाकोट तो हुआ था, अब बालाकोट होता ही है, कौन सा कोट होता है कि अभी ये आगे चल के मालूम होगा। लेकिन मरदमशुमारी और कास्ट सेंसस, क्या ये दो अलग हैं या दो एक हैं, ये समझने की ज़रूरत है। जैसा कि 1930s में भी ये हुई थी, और हमारे पास यानी 19th सेंचुरी से ही कास्ट यानी मरदमशुमारी सेंसस, जनरल सेंसस होती थी। जी जी, जनरल सेंसस और कास्ट सेंसस में फ़र्क क्या होगा? जनरल सेंसस ये होती है कि तमाम को शुमार करना है जी, बिला लिहाज मज़हब, मिलत, इकनॉमिक, सोशल, एजुकेशन, जो भी हो, जी, गिनती होती है, सबको खड़ा कर दिया गया, गिनती होती है, और उसमें भी रिकॉर्ड होता है आप ये मज़हब के हैं, ये ज़ात के हैं, ये आपकी एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें। चूँकि 2011 का मुझे याद है किस तरीके से जो हो शुमार किया गया था, क्योंकि आपका लेटेस्ट तो वही कह सकते हैं हम, हालांकि काफ़ी अरसा हो चुका, 15 साल हो चुके हैं। तो वो उसमें सारी गिनती की जाती है, हत्ता कि जो लोग फुटपाथों पे इधर उधर या बिल्कुल अनऑर्गेनाइज या जंगलों में रहने वालों की भी गिनती होती है जी, ये हो जाती है। अब ये कास्ट सेंसस, हालांकि उसमें भी एक जुमरा होता है, बराबर होता है, लेकिन ये कास्ट सेंसस ओवर शेडो हो रहा है। जी, कैसे होगा? अब कास्ट सेंसस में जब मरदमशुमारी होगी, गिनती होगी, उसमें अब आप कौन सी ज़ात के हैं, ओबीसी के हैं, बीसी के हैं, बीसी में है तो कौन सा तबका है, पसमानदा है, नहीं है, फला है, ये चीज़ों की बड़े तशरीह हो जाएगी। तो इससे एक मौक़िफ़ सामने आ जाएगा कि भाई कौन कितना, जैसा कि कहते हैं ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी, यानी उसका उतना शेयर होना चाहिए। और ये बात कहाँ से हुई? आपने रेवंत रेड्डी का भी नाम लिया, तेलंगाना का भी नाम लिया। आपने देखा है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की निकली, और राहुल गांधी की यात्रा पूरी ख़त्म होने के बाद उन्होंने अपने तासुरात में ही बात कही थी। मैं एक चीज़ महसूस किया कि जितनी आबादी है उसके मुताबिक उनकी हिस्सेदारी नहीं हो पा रही जी। तो अब ये उन्होंने एक मिसाल दी कि जब आप कोई मर्ज लेकर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलता वो एक्सरे ले लो जी। अभी तक एक्सरे नहीं हुआ तो आप ये मर्ज की दवा क्या करेंगे? गुर्बत एक मर्ज है, इसकी दवा क्या लेंगे? तो पहले हम एक्सरे ले लेंगे जी। लेने के बाद दवा तजवीज़ करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमारी जहाँ रियासतें हैं वहाँ कोशिश कर लेंगे। तो अब तेलंगाना में गुज़श्ता नवंबर में 1 नवंबर से 30 नवंबर तक एक बड़ा काम हुआ है। ठीक है, उसमें बड़ा झोल है, वो अलग सवाल है, लेकिन काम तो हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि जो पसमानदा तबकात है उसकी जो आबादी है वो 52% है। तो वो उसको वो जारी किया गया। उसके बाद असेंबली का सेशन बुलाकर इस तबके को अब जो 27% दिया जा रहा है उसको उसकी हद बढ़ाकर यानी हिस्सेदारी यानी तालीम और रोजगार, ये 2 इश्यूज हैं इसमें जी। इनको अब 42% देना। अब ये 42% देंगे तो फिर एससी किधर जाएंगे, एसटी किधर जाएंगे, फिर दीगर जो तबकात हैं जो ओबीसी के तहत जिसमें बीसी वगैरह मुसलमान भी आते हैं थोड़े, वो किधर जाएंगे? काफ़ी वजह, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो सीलिंग है 50%। जी हाँ। यानी आप अगर 100 सीटें आती हैं तो आपकी रिजर्वेशन का जो आंकड़ा है वो 50% से बढ़कर नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए जैसा कि आज बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, आप जी हाँ। शायद आपने देखा होगा जी। तो उसमें उन्होंने कहा कि अरे भाई एक गैर कानूनी कानून बना सकते हैं, वफ़ की मिसाल दी उन्होंने, बिल्कुल थिज्जा उड़ाते, ये तो गुंजाइश निकल सकती है और सारे लोग, अब मैं भी सपोर्ट करूंगा इस कानून को, हालांकि मैं बीजेपी की तारीफ तो नहीं करता, लेकिन ये कानून अगर बनता है कि वो सीलिंग जो 50% की है, वो जो हद है वो अगर ख़त्म करने का कानून बनाते हैं, मैं भी उस कानून की तायद करूंगा और सारे अपोजिशन तायद करेंगे। तो ये कास्ट यानी ज़ात पात के पर मबनी तबकाती सर्वे इसको कहते हैं जी। अब रही बात आपका जो पहला जो मामला था जिसका आपने शुरुआत की है
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बारे में। जी अक्सर लोग अब जी कुछ भाई पूछ- साहब, हिंदुस्तान पाकिस्तान से पहले मैं चाहूँगा आपसे कि इस हवाले से ख़ुद बीजेपी का आगाज़ ये भी हुआ है कि इस कास्ट सेंसस के हवाले से ख़ुद अगर कांग्रेस इतनी जो कुछ जोर दे रही है और तेलंगाना के वज़ीर आला जो कुछ कह रहे हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने ख़ुद जो है तहरीरी तौर पर इसकी मुखालिफत की थी और उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से जो यानी म्यार होगा वो मुतासिर होगा और उनसे हक़ तलफ़ी होगी। बहुत सही आपने बात कही। जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बीजेपी अब नेहरू को कोट कर रही है, जबकि आज के जितने मसाइल हैं उसके लिए किसको जिम्मेदार करार देते हैं लोग? वो तो सारे ऑब्वियसली जवाब पहले वज़ीर आज़म को जो है पूरा जिम्मेदार ये हर चीज खड़ा का करते हैं, हर मामले हर चीज का। अब कहेंगे यार ये जो महंगाई हो रही है ना उसका से हो रही है, ये चीज हो रही है ना नेहरू की वजह से, ये चीज हो रही है नेहरू की वजह से। फिर ये दरअसल ये भी बताऊं मैं आपको, ये काम और दूसरा काम। अब आप देखिए नेहरू की तकरीर जब दलितों को, यानी अब तो दलित कहते हैं, उस वक्त हरिजन कहा जाता था, अब वो हरिजन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना मना कर दिया गया। जी जी हरिजन तबके को रिजर्वेशन के लिए और ट्राइबल्स को देने के लिए 52 में एक आया था, उसमें तकरीर देखिए आप। जी उन्होंने कहा कि इससे मफादात मुतासिर होते हैं, लेकिन इब्तिदाई 10 साल में हम ये इनको ऊपर उठाएंगे, उसके बाद ये जनरल कर देंगे पूरा, ये भी कहा था उन्होंने। जी जी लेकिन आज 52 से लेके आज तक कोई कोई सरकार बिल्कुल हर 10 साल को एक्सटेंशन होता, हर 10 साल को बिल्कुल एक्सटेंशन होता, इस पे क्यों बात नहीं होती? और रही बात बीसी की बारे, यानी जात पात की तबके के बारे में, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ जात पात इस कानून की नज़र में सब एकसा हैं। जब सब एकसा हैं तो फिर हिस्सेदारी भी तो एकसा होनी चाहिए ना। जी अब जैसा कि गुज़िश्ता बजट में, आपके बजट में, इसे बजट में हलवा पूरी का बताए थे जी हाँ। राहुल गांधी, कितने जी हाँ। 12 लोगों की निशानदेही करे थे, 12 में कितने लोग थे? जी ये क्यों हो रहा है? तो और पंडित नेहरू ने जो काम किया, पंडित नेहरू के दौर में जितने एससी को, एसटी को, माइनॉरिटीज को, ओबीसीज को जितना मुकाम आगे बढ़ने का दिया गया, क्या उसके बाद ऐसा हुआ? जी वाजपेयी साहब की सरकार लीजिए या गुज़िश्ता 11 साल से जो सरकार चल रही है, पूरा एक ही तबका क्रीमी लेयर जो होता है जी वो भी अपर कास्ट में, अपर कास्ट में भी बहुत बैकवर्ड है। ऐसा नहीं है सारे अपर कास्ट सारे बम्बन लोग जो है बड़े नहीं है, ऐसा भी नहीं है जी लेकिन वो अपर कास्ट में अपर जो क्रीमी लेयर होता है वो पूरे जो है मलाई, गुलगुले, गुलाब जामुन सब चीज़ें खाते जा रहे हैं और हम सूखी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, सूखी रोटी के लिए कह रहा हूँ मैं। एग्जैक्टली ये सिचुएशन हो गई। बिल्कुल। तो अब आप नेहरू की मिसाल दे रहे हैं, नेहरू की मिसाल तो अब हर इवन हत्ता के हमारे मौजूदा वजीर आज़म खुद बाकायदा तकरीरों में करते हैं कि नेहरू की वजह से ऐसा हुआ, नेहरू की वजह से ऐसा हुआ। फिर ये कैसा आ गया भाई नेहरू का? बिल्कुल सवाल उठता है। बहरहाल माई साहब, इसी के साथ वक्फ कानून के हवाले से मैं जानना चाहूँगा आपसे, फिर हम बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान के टकराव की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है उस पर जाएंगे। लेकिन वक्फ कानून का जो मामला है, यानी 22 अप्रैल को जो ये दहशतगर्दाना हमला हुआ था, उसके बाद से यानी जो एक मुसलसल हम देख रहे थे कि एक एहतजाज की कॉल थी और एहतजाज किया जा रहा था। बहरहाल क्या अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अदालत उज़्मा में भी अब 5 मई से जो है इस पर जो है इसकी समाअत होगी, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? गुज़िश्ता रोज़ भी इस हवाले से जो एक डेमॉन्स्ट्रेशन हुआ कितना कामयाब रहा और इसने क्या मैसेज दिया है हुकूमत को? देखिए ये 2-3 बातें हैं आपने पूछी हैं जी एक तो जहाँ तक पहलगाम का जो मामला है, उससे पहले मैं आपको 16 अप्रैल को ले जाना चाहता हूँ। जी जी 16 अप्रैल को अदालत ने ये कहा कि वो अबूरी तौर पर कुछ रोक लगाएंगे 3 शख्सों पर। जी जी तो उस वक़्त जो सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि नहीं, मुझे 1 दिन का टाइम दीजिए, मैं कुछ एफिडेविट दाखिल करना चाहता हूँ। तो 17 को वक्त हुआ। 17 के बाद ये एफिडेविट दाखिल किया है कि हुकूमत खुद उस पर अमल नहीं करेगी कुछ दिन के लिए। यानी देखिए अदालत का नहीं है ये, लोगों में एक इंप्रेशन है कि अदालत ने रोका है, अदालत ने नहीं रोका है। और तब हमने बात की भाई सरकार ऐसा कैसे भाई? फिर उसके बाद एफिडेविट दाखिल किया गया, कहा कि ना इसका तो कामा फुल स्टॉप तक चेंज नहीं कर सकते आप जी, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और उसके बाद अदलिया पे बहस शुरू हो गई। जी हाँ, हत्ता के सदर जो हमारे नायब सदर जमहूरिया भी कूद पड़े, चिंटू पुंटू सब कूद पड़े, बल्कि पहलगाम वाक़े को भी अदालत से जोड़ दिए। तो ये हो गया। तो अदालत सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये शुरू हो गई। जी दूसरी बात
जब हमने मजीद तहकीक की इस बारे में, जी। अरे भाई सरकार ने क्यों इस पर रोक लगाई, वजह क्या है, तो किस्सा यूं हुआ, अच्छा ये जो साहब है ना वो चंद दिन के मेहमान हैं, अभी चंद दिन में जी हाँ, 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ। चंद दिन के मेहमान हैं, ठीक है, 5 तारीख को जो भी करेंगे, उसके बाद सारी बेंच बदल जाएगी, यानी बेंच माने सारे जजेस बदल जाएंगे, जी। क्योंकि अब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे तो दूसरा चीफ जस्टिस आएगा, वो जस्टिस अपने लिहाज से एक बेंच बनाएगा, बेंच माने फैसला करने वालों के। हाँ जी हाँ। तो तब देख लेंगे, अब तो खेल चलने दो ऐसा ही। और इस दौरान में पहलगाम हो गया, पहलगाम होते ही अब तो ख़त्म हो गया, सिस्टम पूरा ख़त्म हो गया। लेकिन पहलगाम, अच्छा ये हुआ, उससे पहले 19 तारीख को एक बड़ा जलसा हो रहा था यहाँ, जी हाँ, तो हैदराबाद में, वैसे कई जगह भी हुए। जी हाँ। यहाँ बीजेपी ने एक बड़ा मुजाहरा एक बड़े पुलिस के स्टेशन पे किया कि इसको रोक दो, इससे फिरकेवारियत शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से फायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बड़ा धूम धड़ा। अरे भाई तुमको क्या रोकने की बात है। और मैं कल देख रहा था कि पहलगाम के नाम पे जो है एक स्टैचू, एक कौमी क़यादत का स्टैचू है, पंडित नेहरू का स्टैचू है, जिससे उनको मोहब्बत नहीं है, वहाँ उन्होंने चिरागा लगाया, बड़ी पुलिस ही। मैं जा रहा था, शहर का इलाका है, पुराना शहर का इलाका है, बोला इतनी सारी पुलिस क्यों है, अरे सारे दिए रोशन चल रहे हैं, बोला क्या है, तो नहीं वो शहीदों की याद में दिए जला रहे हैं। वो भी किसके पास, अरे नेहरू, अरे नेहरू तो तुम्हारे विलन है ना भाई। देखिए यानी वो आपका जो अंधेरा होने वाला था ना 10 मिनट का, जी जी, रोक उसके लिए, हाँ, अरे इतनी मुखालिफत, इतनी क्यों। ठीक है, खाना जंगी की कैफियत पहले ही पैदा कर दिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये तो राजस्थान का कुछ इलाका, ये तो बिल्कुल हो चुका है, जरी सी बात पर हर चीज, तो ये हो गया। और रही बात कल गुलबत्ती कैसी हुई, हालांकि ये अपील तो मुसलमानों से की गई थी जी, लेकिन जहाँ तक मेरी जो खबरें आई हैं मुझे, पूरी तरीके से बड़ा जो है कामयाब रहा। हैदराबाद में तो तकरीबन रहा, बल्कि सिकंदराबाद जो इलाका मुत्तसिल इलाका है वहाँ भी बड़ा कामयाब रहा। जी जी, बल्कि आंध्र प्रदेश जो नई रियासत बन गई, जहाँ बीजेपी की तायद वाली सरकार चल रही है, जी जी, वहाँ भी तकरीबन इलाकों में यानी बत्ती गुल करके की गई। तो ये एक मालूम है। और शुमाल से भी बड़ी खबरें आई हैं जी, कि लोगों ने बड़ा जो है एहतजाज में हिस्सा लिया, बल्कि दीगर तबका जो हिंदुस्तान के दस्तूर पर, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर ईखान रखने वाले जी, उन्होंने भी कहा कि भाई वैसे तो बरखी बनी भी होती है, 10 मिनट एक काज के लिए बंद करने में क्या हर्ज है। तो ये काज है, ठीक है। कुछ लोगों का इतराज़ रहता है, अरे भाई इससे क्या, अरे भाई एक आपकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखा सकते हैं। और पहलगाम के वाक़े के बाद ये तासुर दिया जा रहा था कि अब ये साइडलाइन हो गया मामला, जी जी, लेकिन फिर से वो यानी बत्ती गुल ने ये बता दिया कि नहीं, इसको हम नहीं भूले, ये मामले में हमारी स्ट्रगल अवामी सतह पर जारी रहेगी, फिर कानूनी सतह पर भी तो जारी है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है भाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सीनियर सहाफ़ी सियासी तज़कियाकार वाहिद नसीम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई साहब किस तरह से देख रहे हैं आप जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक टकराव हुआ 22 अप्रैल के बाद से, बिलखुसूस अभी यानी सरहदात पर जो कुछ रिपोर्ट्स मिलती रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक तो जम्मू कश्मीर के अंदरूनी हालात हैं, सरहदात पर जो सरगर्मियां हैं वो अपने मकाम पर हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो आलमी सतह पर या फिर आलमी मैं कहूँगा कि ताकतों की जानिब से जो कुछ अभी तक उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं, और जो हमारी बिल्कुल ज़रूर हम जो है मोहतात रहते हुए बात कर रहे हैं, वही बात करेंगे हम जो पिछले प्रोग्राम में हमने बात की थी, जो पब्लिक डोमेन में बात है, जो खबरें चल रही हैं उसी हवाले से। तो भाई साहब किस तरह से सिचुएशन को आप देख रहे हैं कि उस हमले के बाद अभी तक जो अपडेट्स हुए हैं, जो डेवलपमेंट्स आए हैं, अब आगे के हवाले से हम क्या सोच सकते हैं, क्या लग रहा है? जी देखिए, अभी कुछ कहना मुश्किल है जी, मगर बीच में अमेरिका की तरफ से जो पाकिस्तान और भारत के साथ बातचीत की गई है और आपस में बैठकर या आपस में मिलकर काम करने की जो रूबियो की तरफ से बात आई है, ऑन करके बात। मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूंगा, हु इज दिस अमेरिका, हु इज दिस रूबियो? हाँ, ये मैं भी पूछना चाहता हूँ कि रोमियो कौन होता है, अमेरिका कौन होता है। जी, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप थोड़ा सा रोशनी डालें इस पर। जी नहीं, वो सही बात है कि रूबियो और अमेरिका कोई मायने नहीं रखता।
हमें जो हमारे साथ हुआ है उसका जवाब देना चाहिए, और जवाब इस मायने में भी देना चाहिए कि एक तरफ अभी कुछ घंटे पहले पाकिस्तान का आर्मी चीफ एक तरह से धमकी देते हुए नजर आ रहा है भारत को। वो उनकी एक हैमर बटालियन है, एक उनकी कुछ और नाम भी है उनका, बंगला कुछ करके उस बटालियन का नाम है, जो सिर्फ युद्ध की तैयारी के समय अटैक कर, यानी हमले के लिए जिस उसको तैयार किया जाता है या उसे कॉल किया जाता है। हाँ। वहाँ के आर्मी चीफ ने उसे कॉल किया, जायजा लिया, उनका रिहर्सल जारी है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं। तो एक तरह से रूबियो ने जब से फोन पर शांति की बात की है, पाकिस्तान की फौज का और ज्यादा एग्रेशन दिख रहा है, और हमारी तरफ शायद जिस तरीके से हम अमेरिका की बात मानते हुए नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे भारत की जनता को भारी निराशा होगी, और भारत की जनता जो प्रधानमंत्री जी से जो उम्मीद लगाए रखी है कि इस बार पाकिस्तान के साथ आर पार हो जाए, और यहाँ मगर अभी कदम थोड़े से पीछे को उठते हुए, फोन के बाद जो है हमारे कदम जो है वो पीछे को उठते हुए नजर आ रहे हैं। अलबत्ता अमेरिका को मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा धोखा अमेरिका की तरफ से दिया गया है। उम्मीद ये की जा रही थी कि आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका खुलकर सामने आएगा, और सिर्फ ये नहीं आएगा खुल के सामने, मतलब बात ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 मई को एक विजय परेड होती है रशिया के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विजय प्राप्त की गई थी, उसमें मेहमान खुसूसी थे जी। रेड कारपेट और सलामी के तौर पर इनको रशिया जाना था। आगे ब्रिक्स की प्लानिंग होनी थी जी। तेल और कई किस्म के मुआहदे होने थे, ये भी कैंसिल किया प्रधानमंत्री जी ने, रूस जाना, उनकी जगह रक्षा मंत्री शायद राजनाथ सिंह जाएंगे जी। सवाल ये उठता है कि रूस की तरफ से भी 2 कदम हम पीछे हटे, अमेरिका के लिए हमने सब कुछ दांव पर लगाया, और जब वक्त आया तो अमेरिका धोखा देता हुआ नजर आया। पहले ट्रंप का बयान कि दोनों आपस में निपट लेंगे, ये हजारों साल का मामला है, फिर अचानक रूबियो का फोन आना और भारत के साथ बात करना, पाकिस्तान के साथ बात करना, और दोनों को सलाह देना कि इस वक्त आपको लड़ना नहीं है बल्कि मिलकर काम करना है, शब्द बोलना कि मिलकर काम करना है। एक इस तरह का हुक्म सुनाने की कोशिश की है जैसे हम उनके गुलाम हों, जैसे वो हमारे प्रधानमंत्री की जो शख्सियत है, जो उनकी जो महानता है, जो पूरे विश्व में वो जाने जाते हैं, उसका जो है लिहाज न करते हुए, देखिए वो एक मंत्री है और वो हमारे प्रधानमंत्री को सलाह देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ट्रंप नहीं है, वो सिर्फ मंत्री है। तो मंत्री इस तरीके से बात करे कि हम कोई उनके गुलाम है या आज भी हम कॉलोनी में हैं या उनके हुक्म को मानेंगे, ये उम्मीद की जा सकती थी कि लेकिन भाई साहब एक तो ये एक अमेरिका जो है एक सिफारती एक मतलब हम कहेंगे कि जब भी इस तरह की कहीं कोई 2 ममालिक के दरमियान तनाव होता है तो ये एक रिवायती अंदाज होता है ना दुनिया की ताकतों का, तो वही चीज़ उसको समझा जाए। और फिर लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं, पूरी तरह से भारत के साथ ठहरे हैं, तो इसको माइनस कैसे कर सकते हैं भारत के साथ ना? अगर वो ये बयान देता है कि जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना है, तो भारत के साथ कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, जो हमने बाकायदा कहा है कि कहा नहीं है, पूरा देश ये जानता है, हमारा पूरा मीडिया ये बात जानता है, हमारा मीडिया का एक एक पत्रकार जो है एंकर ये बात जानता है सबूत के साथ कि पाकिस्तान ने हमला करवाया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो हमला करवाया उसके हमारे एंकरों की क्या अमेरिका की नजर में कोई अहमियत नहीं है? क्या मतलब ये उसको अलग से कोई सबूत देना पड़ेगा कि हमला पाकिस्तान ने करवाया? फिर अगर हमला करवाया, हमारे जो है प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया बिहार के मंच से, और हम आज भी इस तरह लगातार मीटिंग के बाद मीटिंग जो है हमने की, और हमने एक बहुत बड़ा ऑर्डर रफाल का जो है फ्रांस को भी दे दिया। इसके बाद और हमने रूस का दौरा भी कैंसिल कर दिया। इसके बाद भी अगर जो है मिलकर काम करने के लिए अमेरिका की तरफ से बयान आएगा, तो फिर साथ कहाँ हुआ, सहयोग कहाँ हुआ? ठीक है भाई साहब, एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद जरूर फिर मैं आपसे भी और माजिद साहब से भी जानना चाहूंगा क्यों आप
अभी इस बात को यानी फुल स्टॉप लगा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो बिहार की धरती से जो कुछ देश से वादा किया और जो बात उन्होंने कही, कैसे आप या कोई भी इस बात को हल्के में ले सकता है कि ये मामला जो है अमेरिका की जानिब से अगर कहा जाता है तो उस पर हम जो है उसको नज़रअंदाज कर देंगे, यानी हम उससे पीछे हट जाएंगे। जो जनता से, आवाम से, पहलगाम के जो मुतासरीन हैं उनसे जो वादा किया गया है, जो कहा गया कि सज़ा दी जाएगी, सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी, तसव्वुर से बाहर सज़ा दी जाएगी, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, फहम गुमान से बाहर बात होगी, ऐसी सज़ा दी जाएगी। और न सिर्फ यानी वो जो हमला आवर हैं उनको, बल्कि हमला करवाने वाले जो पुष्पना हैं उनको सख्त जवाब दिया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। तो अभी इस हवाले से सरकार ने तो नहीं कहा है ना कि हमने ये मामले को हमने जो है पसे पुश डाल दिया है या फिर हम नहीं कर रहे हैं। तो बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वाहिद साहब से भी ज़रूर बात करेंगे, माजिद साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे, और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो टकराव 22 अप्रैल से लेकर अभी तक यानी हमले के बाद से जो चीज़ें हुई, जो मामलात हुए हैं, इससे क्या क्या शोबे मुतासिर हुए हैं, मुतासिर हो रहे हैं, और अब आगे के हवाले से हम क्या जो है अंदाज़ा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। एक ऐसे वक्त जबकि यानी नेशनल सिक्योरिटी पर कोई बात बन आई हो, एक ऐसे वक्त जबकि लोगों की जान गई हो, कई लोगों की जान गई हो, एक ऐसे वक्त जबकि लोगों में एक किस्म के यानी खदशात, ख़तरात पैदा हो गए हों कि पता नहीं हमारी जान कौन कब कहाँ से निकल कर ले ले। तो ऐसे नाजुक वक्त में जबकि यानी दहशतगर्दी के वाक़यात अगर पेश आते हैं एक के बाद एक, यहाँ तक कि बेकसूर लोगों को भी निशाना बनाया जाता है, तो ऐसे मौके पर सरकार ने एक ठान ली और प्रधानमंत्री ने एक बात का अज़्म ज़ाहिर किया कि अब हम सफाया करेंगे, बल्कि न सिर्फ सफाया बल्कि ऐसा कुछ करेंगे कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, ऐसी सज़ा देंगे। तो ऐसे नाजुक सूरत हाल में, जबकि अगर हम अदालत उज़्मा की भी अगर हम बात करें तो इस पहलगाम वाक़े के हवाले से, हमले के हवाले से दरख्वास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि इसकी एक तहक़ीक़ात होनी चाहिए अदालती सतह पर। अदालत ने भी इसको मुस्तरद कर दिया और दरख्वास्त गुजार से कहा कि आप थोड़ा सा अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें, अपने अंदर जो है ज़िम्मेदारी को जो है इसको आप जो है इसकी जांच करें, इसलिए कि ये मौका नहीं है कि आप ऐसे मामले की, एक ऐसे हसास मामले की तहक़ीक़ात की दरख्वास्त करें जबकि हमारी फ़ौजें कुछ कर गुजरना चाहती हैं, उनका मनोबल जो है वो मुतासिर होगा। तो खारिज कर दी अदालत उज़्मा ने। ऐसे वक्त में बाज़ जर्नलिस्ट को, बाज़ या फिर पूरी या हम कहेंगे कि अपोजिशन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी अफवाज का मनोबल कम हो, या फिर हमारे प्रधानमंत्री ने जो जिस अज़्म का इजहार किया तो उसमें कोई जो है उस पर कोई सवालिया निशान लगे, क्योंकि ये कौम का मामला है। तो माजिद साहब, इस वक्त ऐसी बात क्यों की जा रही है कि अमेरिका के किसी वज़ीर का, वज़ीर ख़ारजा का जो है फ़ोन आ गया और हम अपने उस इरादे से, उस बदले से हम पीछे हट गए, ऐसा कुछ आपको लग रहा है माजिद साहब? नहीं, ऐसा तो खैर जो भी हो बयान अपनी जगह होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि दुनिया में, खैर मैं बैनुल अक़वामी अखबार भी देखते हैं ना आप भी देखते हैं, वाहिद नसीम साहब भी देखते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स देखते हैं, गार्डियन देखते हैं, वाशिंगटन पोस्ट देखते हैं, फ्री प्रेस जर्नल देखते हैं, सभी अखबार देखते हैं जी। उसकी जो रिपोर्टिंग है, इवन अल जज़ीरा की, वो तो खैर लाइव आता है आपके पास, तो उसकी भी जो रिपोर्टिंग देख रहे हैं या CNN की रिपोर्टिंग देख रहे हैं, किसी ने उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी। BBC ने कुछ अहमियत देने की तो उसको नोटिस लगा दी गई, और कुछ चैनल मतलब उसके ऊपर कहा कि भाई ये कैसा हुआ, ये क्या हुआ है। तो इस तरीके से अब बैनुल अक़वामी इदारे भी जो है खामोश हो गए, और बिल्कुल भाई चलो अपने को क्या कर लेना, हमें क्या लेना देना है इससे, छोड़ो। उतनी ज़्यादा जो ग्लोरीफाई हमारा मीडिया जो कर रहा है, बहुत हो गया, फला हो गया, और कुछ नहीं। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म खाली वादा कर के, लोगों में गुस्सा है, और ये सारा गुस्सा अब लोग जज्बात में आके कश्मीरियों पर, हिंदुस्तान के मुसलमानों पर निकाल रहे हैं। कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, उनके घरों को तबाह कर रहे हैं, उनकी दुकानें तबाह कर रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं। 27-28 वाक़यात हुए 4-5 दिन के अंदर, रिकॉर्डेड है, वो भी अखबार में छपे हुए है, जिसमें 5 लोगों की हलाकत हुई है। क्या आप सवाल को डाइवर्ट कर रहे हैं भाई साहब? मैं देखिए, लोगों का गुस्सा है कह रहा हूँ,
लोग कह रहे हैं कि इंतकाम, कहाँ जाएंगे? अब सरकार से तो नहीं बोल सकते, सरकार तो वादे कर रही है, वादे तो बहुत है इनके, मैं वो वादे नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ नौकरियाँ, फलां वादे, 5 लाख 15 लाख 20 लाख क्या क्या है वो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये वादा कर रहा हूँ, पुलवामा के बाद क्या हुआ? पुलवामा के बाद आप खाली बालाकोट करके ठीक है खामोश हो गए, इलेक्शन में जीत गए, इसके बाद क्या है ये तो पूछेंगे ना। लोगों में गुस्सा है, गुस्सा यहाँ इन पर उतार रहे हैं। कौन नरम? मुसलमान नरम, कश्मीरी नरम। किस तरीके से मसूरी में कल कैसा वाक़या हुआ, और आज नैनीताल में कैसा वाक़या हुआ, परसों मंगलूर में कैसा वाक़या हुआ, बॉम्बे में कैसा वाक़या हुआ, सारे आपको खुद नॉलेज है, खुद नसीम साहब को भी वाकिफ है सब चीज़ें। लोगों में गुस्सा ये क्यों हो रहा, किस वजह से हो रहा है? आप एक काम नहीं करके, नहीं ये क्या वो मुसलमान थे? वो लोग मुसलमान होने से क्या जुर्म, किसने जुर्म किया तो सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए? किस तरीके से, हत्ता कि राजस्थान का बीजेपी का बड़ा लीडर कहता कि गज़ा बनाने की ज़रूरत है। अरे भाई किसने रोका है? भाई गज़ा तो बन रहा है, बन रहा है, बुनियाद तो वही चल रही है, 11 साल से तो वही चल रहा है आपके पास। तो ये बताना मकसद है। और आप जहाँ तक जंग का माहौल की बात कर रहे हैं जी, आज कल की रिपोर्टिंग, कल रात की रिपोर्टिंग और जो आज अखबार में छपी, देखिए जी, यहाँ के डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन जी, रावलपिंडी को बात करते हैं हॉटलाइन पे। जी हाँ, अरे बोला अच्छा प्यार मोहब्बत है, बोला ठीक है, क्या बात हुई? किसी यूट्यूबर ने लिखा कि नहीं आम की किस्में अच्छी हैं, बताए कहते लोग। बोला वाह बहुत खूब, 2 मिलिट्री ऑपरेशन के जो है डायरेक्टर्स, ये बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि बात नहीं होनी चाहिए थी। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ ना, चाहिए। बात होनी चाहिए, वही तो कह रहा हूँ। प्यार मोहब्बत इधर हो रहा है और इधर हम मीडिया में लड़ाई हो रही है, लड़ाई मीडिया में आपके साथ हो रही है, उनके साथ हो रही है, फला मीडिया में हो रही, यूट्यूब में हो रही लड़ाई। अब आप देखिए जिनको जो एयर कंडीशन रूम, नहीं ऐसा मामला है, नहीं ये मामला है तो जंग की वो लोग बात कर रहे हैं, वार्निंग दी गई होगी कि भाई बस तो आना था, वार्निंग वी आर टेकिंग अ बिग स्टेप। वार्निंग उसकी तरफ से भी आया ना कि हम लोग बड़े अच्छे माहौल में बात हुई कि भाई एस्केलेशन कम करने चाहिए, खिलाफ वर्जी हुई। अरे उसको तो मजबूरी, उसकी ज़रूरत है, इस वक्त जंग उसकी ज़रूरत है। अब मुझे जो है लंदन से एक मैसेज आया जी, उसमें यह बताया गया कि जो है जो आसिम मुनीर है उन्हें अपनी फैमिली को लंदन भेजा दिया। बोला अच्छा है, क्योंकि उसके खिलाफ जो गुज़िश्ता 2 साल से जो चल रहा है उतनी नफरत है फौज से, एक उन्हें उसको भी एक माहौल की ज़रूरत है। नहीं कौम परस्ती, नेशनलिज्म करो, ये सारी चीज़ें मेरे खिलाफ जो हो रही हैं चली जाएंगी। अब आप देखिए वहाँ के लोग खुद रावलपिंडी के जो है हेडक्वार्टर पर उन्होंने हमला किया था, याद है ना आपको? 2 साल पहले की बात है, मई का ही महीना था जी। तो उसको तो ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये हवा बनाएंगे और मासूम लोगों को मुतासिर करेंगे, चाहे यहाँ के हो या वहाँ के। जैसा आप जिक्र कर रहे थे वाघा और अटारी का जो जिक्र करो, बल्कि कैसे लोग 1 साल की 6 महीने की बच्ची है वहाँ चले गई, माँ इधर तड़पते रह गई, यहाँ शौहर है, 14 दिन का बच्चा है। आप अंदाज़ा लगाइए, ये इंसान लोग नहीं है, 2 तरफ के भी कह रहा हूँ मैं, ये इंसानियत नहीं होती। आप कंडीशन लगा, एक केस जो साउथ इंडिया को आया वेंटिलेटर पे है जी, हमारे इलाज के लिए आया, और आप कह रहे नहीं आप मनसूख हो गया। फिर ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक रह गए यहाँ, मैं जिक्र नहीं करूँगा, नोएडा वगैरह की जो वाक़यात हो रहे हैं वो भी रहे हुए, नहीं हम यहाँ के होके चलो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये दोहरा मियार क्यों, इसके बारे में कुछ बोल सकती। तो ये जंग वंग होने वाली नहीं है, ये तमाशा करेंगे, दोनों तरफ के लोगों को मुतासिर करेंगे। और अपनी आप लोग इसको जंग की बात शायद देखें, नहीं जंग नहीं, भाई साहब से भी मेरा सवाल होगा। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर देखिए जंग कहाँ होती है, इसको शायद जो है जंग कहकर भारत को छोटा करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये कहूंगा भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और 2 बराबर वालों के दरमियान लड़ाई, जंग से बड़ा लड़ाई है, लड़ाई जो है बराबर वालों के दरमियान होती है। तो फिर यहाँ प्रधानमंत्री ने सजा की बात की है, सजा जो है छोटों को दी जाती है, जंग बराबर वालों के छोटे होते हैं उनको सजा दी जाती है। जंग बराबर वालों की ना, थोड़ी ना कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चे से कोई लड़ाई करेगा। 1 मिनट मेरा सवाल का सजा दी जाएगी। देखिए आप, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि रूस यूक्रेन बराबर के हैं, ये चीज ये पैमाना नहीं होता। नहीं यूक्रेन के साथ सारा यूरोप है ना, तो वो एक पावर हो गया, एक ताकत हो गई, वो अलग सवाल है, वो एक ताकत हो गई। वो खैर वो बहस में जाना नहीं है, मगर बहरहाल मैं यही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री ने जंग करेंगे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि सजा दी जाएगी, सजा दी जाएगी। दीजिए ना, सजा क्यों नहीं दे रहे? सजा मुसलमान भुगत रहा है यहाँ, सजा कश्मीरी कर ले, भाई साहब से पूछेंगे, सजा कश्मीरी भुगत रहा है, भाई साहब से पूछेंगे। भाई साहब मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही कहा था कि जंग लड़ाई तो 2 बराबर वालों के दरमियान होती है, यहाँ तो छोटा बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, बहुत ही छोटा सा मुल्क है, तो सजा दी जाएगी उसको, सजा। देखिए
मैं आपकी बात जंग को कहकर मुकम्मल भारत को तो छोटा ना एक बनाया लाइन में जाए। कर देता हूँ, जी उसके आगे बढ़ता हूँ। जी देखिए, यूक्रेन में जो चल रहा है उसे कभी भी युद्ध नहीं कहा है रशिया ने, उसे एक ऑपरेशन कहा है। तो भारत का भी तो एक प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन भी तो होगा। सजा कहा है, सजा कहा है। हाँ नहीं, ये नहीं, ऑपरेशन सजा का मतलब तो वही होगा ना, फिर उसका जो एक्शन लिया जाएगा वो ऑपरेशन कहलाएगा। तो जंग कहाँ हुई? ऑपरेशन की देखिए, एक बात आप समझते हैं कि पाकिस्तान खुद ही 4 टुकड़े होने के कगार पर है। मौका तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये सारी बातें, मानवता, इंसानियत, ये सारी बातें तो गाजा पे भी लागू होती हैं। कौन दुनिया का कोई देश बोल रहा है क्या? किसी ने आवाज उठाई है क्या? इस तरह सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल कर अगर हम भी उसी तरह की बातें करते हैं तो फिर मतलब एक अजीब, जिस मीडिया को हम निशाना बनाते हैं उसी मीडिया में शामिल हो जाते हैं। आप ए के बजाय बी साइड बन जाते हैं, इतना ही फर्क पड़ता है। सवाल ये उठता है, हकीकत पर बात की जाए, हकायक पर बात की जाए, ये इमोशनल स्पीच का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर तो बात ये कि मतलब आप क्या बोल रहे हैं कि जो पहलगाम का जो वाकया हुआ, जिससे लोगों के दिल जो है छलनी है, जख्मी है, मतलब उसको फरामोश कर दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल, मतलब जज्बात, यही तो जज्बात है लोगों के। देखिए, मैंने ये कहा कि तैयारी मुकम्मल है, मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। एक फोन आया है, उस फोन के आने के बाद इंटरनेशनली, क्योंकि हम अगर मैं वाशिंगटन की पोस्ट की बात करूं या मैं गार्जियन की बात करूं या फिर मैं जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी बात करूं, तो उनमें भी और भारतीय मीडिया में भी ये बात साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत से देशों के साथ, सरबराहों के साथ में बातचीत की। बातचीत कर उन्हें सिर्फ ये पैगाम दिया कि हम हमला करने जा रहे हैं, और किसी की तरफ से कोई इस तरह का खुलकर बयान नहीं आया कि नहीं, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए। ट्रंप ने भी पल्ला झाड़ दिया कि भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। और हमने ये बात पश्चिम का सहयोग ही माना जाएगा, जिन जिन देशों को फोन किया सबने जो है चुप्पी साध। भाई साहब, वजीर खारजा ने हमारे फोन पर जब बात हुई एस जयशंकर साहब ने, उन्होंने कहा कि जो कसूरवार हैं उनको कैफर किरदार तक तो हम पहुंचा के रहेंगे। ये दो टोक अंदाज में कह दिया है। मैं मेरी बात तो सुने जी, मैं भी वही आ रहा हूँ बात को, मगर थोड़ा सा मैं क्लियर करते हुए आता हूँ ना जी। यानी किसी ने भी मना नहीं किया और ट्रंप ने भी मना नहीं किया, और हमारी भी मीटिंगें तैयारियों की हो रही हैं सजा देने की, क्योंकि देश भर की मांग है, हर किसी की मांग है कि पाकिस्तान से ये जो आतंकवाद का सिलसिला है, इसमें क्या शक है कि 26 जो है बेगुनाहों की जिंदगी ली गई है। सवाल ये है कि ना तो कोर्ट की बात अगर हम करें तो जब इमरजेंसी का टाइम होता है, यानी युद्ध का जब दौर होता है, तो कोर्ट एक तरह से निष्क्रिय कर दिए जाते हैं। उस वक्त जो है फौज के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं, कोर्ट के हिसाब से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। युद्ध काल में बहुत सारी लंबी बात है, उसकी बहुत सारी हम धाराओं की बात कर सकते हैं, वो छोड़ दीजिए। सवाल ये उठता है कि उस वक्त देश का हित देखा जाता है, और हम युद्ध के बिल्कुल जो माहौल है, जो एक्सरसाइज है, जो डिप्लॉयमेंट है, जिस तरह नेवल हमारी, मतलब मैं माफ करना, मुझे नहीं बातें करनी चाहिए, मैं पार की बात, पहली तरफ की बात करता हूँ, अपनी बात क्यों करूँ। सेनाएं जो है पूरी तरह से इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, जबरदस्त एक्सरसाइज भी कर रही है पाकिस्तान की, चिड़ावा भी कर रही है, हैमर कहते हैं वो उसको, हैमर उनकी जो बटालियन है वो, उसके अलावा मतलब वो सिर्फ हमले के लिए यूज की जाती है। उसके बाद एक खतरनाक किस्म का चिढ़ाने वाला बयान दिया है आसिम मुनीर ने, तो फिर युद्ध की स्थिति तो बन रही है, तो इसमें तो अभी इनकार नहीं किया जा सकता। युद्ध और बार बार न्यूक्लियर की जो है धमकी दी जा रही है, बार बार जो है कहा जा रहा है न्यूक्लियर। बिलावल भुट्टो का अगर मुसलसल देखें, हम दूसरों का देखें, वही बात की जा रही है कि जौहरी तवानाई। देखिए, मुझे उम्मीद ये है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को निराश नहीं करेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, और इसका कारण ये भी बन रहा है, अगर अमेरिका का विदेश मंत्री हमें कोई सलाह देता है कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, चीजें करनी चाहिए, तो इन बातों को मानने का ये वक्त नहीं है। अलबत्ता अमेरिका की वजह से चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को हमने ताक पर रख के, उन पर भरोसा करके, उनका जो जेडी वेंस है, उपराष्ट्रपति यहाँ आता है,
और यहाँ पर जो है वो तुलसी गबाड़ आती है, वो भी कुछ कह के जाती है। अब वो काश आश्वासन और व्यापार की बात होती है, यूरोप के साथ बात होती है, ये सारी चीजें चल रही है। यानी हमने अपना झुकाव जो है वो रूस की तरफ से इसलिए निकालने की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री को 9 मई को जाना था वहां पर रशिया में परेड में, वो नहीं गए, बल्कि यूएई और ये सब देश रशिया पहुंच भी चुके हैं और वहां पर क्रेमलिन में उनका रेड कारपेट स्वागत भी चल रहा है, बातचीत चल रही है। तो सवाल ये उठता है कि एक माहौल बना हुआ है जो धीरे धीरे ब्रिक्स की एक बहुत बड़ी मीटिंग तक जाएगा और ये मीटिंग जो है दुनिया के अगले भविष्य को तय करने वाली है, उस तक को बालाए ताक रख दिया गया है। और वहाँ सिर्फ रक्षा मंत्री जा रहे हैं, यानी सिर्फ हम हथियारों की अपने जो जरूरत पड़ेगी इक्विपमेंट की बात करेंगे, बाकी जो अगली दुनिया है उसको भी छोड़ दिया। ऐसे में अमेरिका की तरफ से ऐसा बयान आना निंदनीय है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर बैठकर बात करें, और पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो पूरा देश चलाता है वो अभी हमें धमकी दे रहा हो पार से, और हमारे मोदी की जो है एक ताकतवर देश के ताकतवर प्रधानमंत्री से सुनते रहेंगे और वो किसी मतलब एक मामूली से जो है डिप्लोमेट का या मंत्री का जो है हुक्म मान लेंगे, ये संभव नहीं है। आप भरोसा रखें, देश निराश नहीं होगा। और ये सब जो है सिर्फ कुछ लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना के पीछे चुपके भागना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि बांग्लादेश में हलचल शुरू हो चुकी है, चीन बहुत बड़े खतरनाक तरीके से चीन पाकिस्तान को इस वक्त यानी बात यही हो रही है कि जिस एक्शन की बात की जा रही है, माजिद साहब से जानना चाहूंगा, उसके बाद फिर हम इजराइल में जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है उस तरफ जाएंगे। भाई साहब, बिल्कुल वक्त हमारे पास कम रह गया है। इस वक्त जो कुछ सिचुएशन है नॉर्मल सिचुएशन से हटकर, यानी पुलवामा के बाद भी जो एक्शन लिया गया था, जो स्ट्राइक की गई थी, तो अब जो है देश जो मांग कर रहा है, यानी हम ये बोल सकते हैं नेशन मांगे मोर, ऐसे इसको कह लें। तो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी का भी जो है उसी तनाजुर में हम मुतालिबे को देख सकते हैं। वो यही है कि अब सिर्फ जो है स्ट्राइक कर दिया और आ गए, सबक सिखा दिया और आ गए, घुस के जो कुछ करना है कर दिया और फिर आ गए, नहीं, घुस जाएं बैठ जाएं। ये जो बात की है ना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने, शायद देश भी यही कहीं ना कहीं मांग कर रहा है, नेशन मांगे मोर। बिल्कुल बात सही है वो, है ना। जब आप देखिए पुलवामा में हुआ, कितने लोगों को सजा मिली, बालाकोट का जो भी किया गया, बालाकोट का फिर छोड़ के आ गए, इस वजह से हुआ ना, वो लोग फिर एक्टिव हो गए। नहीं, बालाकोट में जो कुछ हुआ फैक्ट चेक हुआ, फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ सारी अक़वाम के सफ़ीरों को बुलाकर वहाँ एक तमाशा किया, जो भी हो। तो वो कितना सही है कितना गलत है वो बहुत सबको मालूम है, जो मीडिया में है या नहीं है, या जो फैक्ट चेकर है, सब मालूम है क्या किया गया, किस तरीके से जो बालाकोट हुआ, ठीक है। मगर क्या जैसा बाला यानी पुलवामा के बाद जो कौम को वादा किया गया था कौम से, क्या वो वादा पूरा किया गया? कितने साल हुए, 19 से लेकर अभी तक, एक म्याद हो गई आपकी पूरी, लेकिन आपने वो वादा पूरा नहीं किया। अगर वादा पूरा करते तो फिर और एक वादा किया था आप 16 में नोटबंदी के बाद ऐसा हो जाएगा, वादा किया था कश्मीरी स्टेटहुड खत्म हो गई तो ऐसा हो जाएगा, 370 को अब्रोगेट करने के बाद ऐसा हो जाएगा। क्या वादा पूरा हुआ है? ये कौम को धोखा दे रहे हैं, नहीं छोटे मातों पे नहीं, आप समझिए मेरी बात को, सबको धोखा दे रहे हैं। कश्मीरियों की सलामती नहीं, आज अब्दुल्ला जो है बार बार चीख रहे हैं हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे ताजिरों को बचाओ, हमारी चीज़ों को बचाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। हो गया, और किसी के खिलाफ केस नहीं हुआ, किसी के खिलाफ एक भी नहीं। दिल्ली का वाक़या एक केस नहीं हुआ, नैनीताल का वाक़या एक केस नहीं हुआ, मसूरी का वाक़या एक केस नहीं, ये तो खैर ऐसी ही है ना। तो कश्मीरियों को मार रही है, मुसलमानों को मारी है हिंदुस्तान के, तो आपके पर कोई केस नहीं बनेगा, बल्कि वो किसी पर इल्ज़ाम लगाता ना, उसका घर वगैरह सब चले जाएगा। तो ये सिचुएशन रख कर कौम मुत्तहिद होना चाहिए। यहाँ कौम को मुंतशिर करके एक नया शोशा कास्ट सेंसस के नाम से लाके खड़ा कर दिया गया। ये दिलचस्पी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब को दिलचस्पी नहीं है कि सही तौर पे बदला लें, बल्कि बदले की भावना के नाम से वो अपना सियासी आंकड़ा लगाना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल है, अगर है तो 8 दिन हो गया, अभी तक क्यों स्ट्राइक नहीं हुई? अभी तक क्यों नहीं वो कातिलों को, जो दहशतगर्द है, जो इंसानियत के दुश्मन है, उनको क्यों सज़ा नहीं मिली? जबकि आपने 4 केस जारी किए, जैसा कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को कैसे तरीके से एबटाबाद से निकाल के समुद्र में फेंक दिया, आप भी कर सकते हैं। बल्कि बैठ जाना, जैसा मैं बिल्कुल तायद करता हूँ बैरिस्टर ओवैसी ने जो बात की कि खाली जाके मार के टिपका मार के आना नहीं है, बल्कि जाके बैठ ही जाना है। और जैसा अभी हमारे फाजिल साथी ने बताया
पाकिस्तान में ये बहुत अच्छा मौका है, जी हाँ। क्योंकि पाकिस्तान की अवाम फौज के खिलाफ है। फौज चाह रही है कि लोगों को जज्बात भड़काएं, लोग चाह रही है। उसके बावजूद भी देखिए, कराची, लाहौर, पेशावर, ये 3 मुकामात पर 2 खबरें आई हैं। आप देखिए, जी, पता नहीं किस हद तक यूट्यूबर से जो मालूम हो रहा है कि भाई नहीं, फौज के खिलाफ है लोग। ये मौका अच्छा है। जी। जिस तरह इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े किए, अब आप 4 टुकड़े करो भाई, मजा आ जाएगा। करते क्यों नहीं, करो, बदला हो जाएगा, करो, भारत का। दम लियो, अच्छी गोली जो है, ताकत की गोली खा के फौरी करो आप। नहीं, ताकत तो बहुत है, मतलब ताकत के क्या कहने, मतलब सारी दुनिया इसको मान रही है और मौका भी है। भाई साहब, बिल्कुल मैं मुख्तसर चाहूँगा कि बहरहाल अब देखना यही होगा कि क्या करेंगे। थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर सारे देश को, सारे नेशन को कर लेना होगा। एक बड़ी कार्रवाई होगी, बड़ी सज़ा दी जाएगी और बिल्कुल जो है बदला लिया जाएगा। उम्मीद रखते हैं आप खाली? बस नहीं, कहा गया है तो होगा, थोड़ा सा वेट करने के लिए कह रहा हूँ मैं। भाई साहब, आप थोड़ा सा उधर जाते हैं जहाँ पर बार बार ये कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, यानी जहन्नम की आग जो है दहक जाएगी, दरवाजे खुल जाएंगे। इसराइल में क्या चल रहा है भाई साहब, किस तरह से देख रहे हैं? जो ठीक है, क्या वक्तिया मतलब एक नेचुरल डिज़ास्टर का मामला है, क्या है, और जिस तरह की सिचुएशन है हम अलहदा से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये जो कुछ अभी फ़िलहाल चल रहा है उसमें वहाँ की सूरत हाल और उसके जो असरात हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी जो गाज़ा और इसराइल के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। जी भाई साहब, 2 मिनट में मैं आपसे, फिर उसके बाद माजिद साहब से। जी जी जी, देखिए, इसराइल से के बारे में आप जो जानना चाह रहे हैं, इसमें एक आग है जिसमें वो कह रहे हैं कि लगाई गई है। मगर एक बात इसमें देखना चाहिए हमें जी कि इस वक्त इतनी बड़ी तादाद में ये आग जो है फैल चुकी है इसराइल के अंदर, और ये यरूशलेम के उस इलाके में तेजी के तरफ बढ़ रही है जहां पर बेसिकली जो हिस्सा इसराइल के हिस्से में है, जी जी, या उस कब्जे में है। इसे कब्जे में कहना ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, यरूशलेम का जो हिस्सा इसराइल के कब्जे में है, आग तरह से उस तरफ बढ़ रही है। और मैं मतलब लाइव देख रहा हूँ कि हालात कितने बुरे हैं। हाँ। और जो सेटलर जो वहां पर होते थे, सेटलर जो होते थे, उन सबके घर जो है वो जल चुके हैं पूरी तरह से। और हालात सिर्फ यही नहीं रुक रहे हैं, बल्कि ऐसा ये जो है जंगल में जो आग है वो इतनी आप इतिहास की सबसे बड़ी आग आप उसे मान सकते हैं इजराइल के लिए। और ये खाली करके उनको भागना पड़ रहा है उस पूरे इलाके में, और ये अभी एक इलाके की तरफ बढ़ रही है। यानी वाकई शदीद आग है। हालांकि अगर देखें तो इसराइल पहले है कितना, उसका जो नाजायज कब्जा भी है कितना, और फिर उसमें वहां पर देखें तो हम डेजर्ट भी है बहुत सारा हिस्सा। फिर इसके अलावा बहरहाल देखिए, एक तो आग ना इतनी बड़ी कभी लगी नहीं है। दूसरी बात, किसी एक आदमी की अगर वो इल्जाम भी लगाए कि आग लगाई है, तो आज पूरी दुनिया से मदद मांगी जा रही है, पूरी दुनिया से गुहार लगाई जा रही है मदद करने के लिए। इसराइल मदद मांग रहा है, दुनिया से आग नहीं बुझ रही है। आग बड़ी तेजी से उस यरूशलेम की तरफ बढ़ रही है जो इसराइल के कब्जे में है। नतीजा क्या होने वाला है वो देखने पर पता चलेगा। देखने पर ये नेचर का जो है हमला नजर आता है पूरी तरह से, कि ये आग जो है जिस तरीके से फैलती हुई शहर की तरफ जा रही है। और इसमें जितने मकान जले हैं वो सेटलर जो फलस्तीनियों के मकान खरीद कर, जमीन खरीद कर नहीं, खोज कर, छीन कर, उन्हें मार कर छीनते थे, वो जलकर राख हो चुके हैं। उन्होंने जितनी बरकत के पेड़ की नर्सरियां लगा रखी थी, और जो कुछ वो बरकत के पेड़ जिसके पीछे छुपने की वो भविष्यवाणियां है, उस पेड़ की नर्सरियां पूरी तरह जल के राख हो गई है। तो यहाँ एक इसमें टैंक जल गए हैं, बहुत भारी नुकसान हुआ। खबरें उतनी ज्यादा नहीं आ रही है जिसे बिल्कुल कुदरती कहर समझा जाए, इस नजरिए से बचाई जा रही है। मेरे ख्याल से इस आग से इजराइल बचने का शायद उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि कैसे बचा जाए, जबकि दुनिया बुझाने में लगी है और कोई मदद नहीं कर पा रहा है। इसी दरमियान भाई साहब एक कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि हूतियों का कोई मिसाइल था, वो जो है ब्लास्ट हुआ, जिसको जाहिर नहीं किया जा रहा है, और आग जो है वो जंगल में पकड़ गई, तो फिर उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा फैलने लगी। बहरहाल अभी हकीकत क्या है ये इसका अंदाजा नहीं है। हूती का मिसाइल भी है, देखिए वो हूती का मिसाइल भी हो सकता है। कार तो बेसिकली आग तो अगर मैं अपने तमाम शदीद नौयत की किसी एक कार के बॉनेट से आग शुरू हुई है मेरी नजर में। वो आग लगी, और आग लगने के बाद फिर आग कैसे फैली, क्यों फैली,
वो उस पॉइंट में कि मिसाइल लगा या खुद ब खुद आग लगी, ये कहना अभी आसान है। हाँ, हूथी की मिसाइल ने एक कल काम जरूर किया था। हमारी बातचीत कल नहीं हुई थी, मेरा प्रोग्राम था, उसमें मैं लाइव बता रहा था, कल ही बता दिया था कि जो एक एयरक्राफ्ट करियर था इजराइल का, उस पर F-18 जो F-16 से भी एडवांस उनका जहाज है, उस पर हमला किया हूथीस ने, और वो डेक पे से समुद्र में गिर के डूब गया और उनके रनवे को नुकसान पहुंचाया। यानी अपने एयरक्राफ्ट करियर की हूथी के मिसाइल से वो जो है रक्षा नहीं कर पाए हैं। तो कुल मिलाकर जो एक तरफ दिखाई दे रहा है कि भाई साहब, मैं भाई साहब से थोड़ा सा इस हवाले से ले लेता हूँ। 1 मिनट 30 सेकंड हमारे पास रह गया। मतलब कुल मिलाकर वो एक तरफ आग है, दूसरी तरफ हूथियों की आग है, और तीसरी तरफ ये है कि दुनिया में यूरोप के देशों में अब उनको लोगों ने जगह देने से मना करना शुरू कर दिया है। उसके बावजूद वो अपनी दरिंदगी पर कायम है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। जी भाई साहब, ये आग क्या कुछ थोड़ा सा कुछ अकल ठिकाने लाएगी? देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया में हमने देखा है, जी बहुत एहतियात से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और एक चीज़, अभी अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक आप ये बताइए कि इसराइल ने अपनी कभी किसी नुकसान का इजहार नहीं किया, जबकि फ़लस्तीन हर दिन अपना अपडेट देते रहते हैं, इतनी हलाकतें हुई, इतनी हलाकत, तो क्या एक भी नहीं मरा उनका अभी तक? हाँ, ये भी बात है। तो ये पूरा छुपा के रखते हैं ताकि उनके जो यानी मॉरल, लेकिन आग जरूर शदीद नजर आ रही है। हाँ, नहीं तो ये जहाँ तक आग का सवाल है, वो एक किसी को पकड़ने की बात है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सब बुलशिट है, एक इतनी बड़ी आग किसी एक शख्स के से नहीं लग सकती है। ये कहीं ना कहीं, जैसा कैलिफोर्निया में भी आग लगी थी, बहुत बड़ी आग लगी थी, वो 8-10 दिन तक चलती रही, और उसी नौयत की यह चीज़ यानी नेचुरल क्लैमिटी हो सकती है ये, या फिर जैसा कि अभी बताया जाए कि कोई ना कोई जो है जंगी जो है हर उसको निशाना बनाया हुआ है। लेकिन इस पूरे मामले में देखिए, इसकी जो रिपोर्टिंग आ रही है, अभी ये बताया गया, एक दो चैनल की बताया कि हजारों लोगों को जो है निकाला गया है, और दीगर जो है जो सेफ इलाके हैं वहाँ रखा गया है, और इंटरनेट शेल्टर्स वगैरह की हालत खराब है। तो ये जरूर बताया गया है, लेकिन कितनी हलाकतें हुई, और ये भी बताया गया है कि फौज का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ। तो ये भी, लेकिन उसके बावजूद गजा में जो तशद्दुद है इनका, नस्ल कुशी है, वो तो रुकने वाली नहीं। बिल्कुल। तो ये किस्म का है। लेकिन जहाँ तक है, देखिए, इंसानियत के जहाँ तक बात है, अब ये लोग दहाई दे रहे हैं, और मुझे ये बताया गया यूरोप के 3-5 मुल्कों ने अपने जो है वो जो जहाज़ होते हैं आग बुझाने वाले, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वो भिजाएं, जिसमें टी है, क्रोशिया है, और फ्रांस और जर्मनी, ये ममालिक भी जो है साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक ये बहुत क्लैमिटी है, फला है, तो लिहाजा ये दे रहे हैं। और हमदर्दी भी जाहिर हो रही है मिस्र की तरफ से और जॉर्डन की तरफ से भी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमदर्दियाँ की जा रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन मजीद एक सेंटेंस आपके साथ बोलता चलूं, आखिरी सेंटेंस बता दूं कि ट्रंप ने यूक्रेन के साथ जो मिनरल का जो समझौता था वो कर लिया है। इसका मतलब दुनिया का सिनेरियो जो है अब पूरी तरह चेंज होने जा रहा है, यानी यूक्रेन वॉर पीस होने जा रहा है, और जो याल्टा 2.0 यानी चाइना, रशिया और अमेरिका तीनों एक प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने एक कदम बढ़ा चुके हैं। इसलिए बीच के जितने मोहरे थे वो लटक जाएंगे और बुरी तरह मार खाएंगे, इकोनॉमी और ये सब डूब जाएगी। इस बात को डिकोड कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो ऐश करना। ठीक है, आइंदा प्रोग्राम इस पर करेंगे हम जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।